नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं नवरात्रि ऐश्वर्या प्रस्तुत हूं आज की ताजा खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। श्री शंकराचार्य ग्रुप द्वारा भव्य श्री राम कथा का आयोजन मेडिकल कॉलेज कैंपस में। कथावाचक पूज्य श्री प्रेमभूषण महाराज द्वारा श्रवण कराई जाएगी श्री राम कथा। दुर्ग में हजरत बाबा अब्दुल रहमान शाह काबुली रहमतुल्लाह अलैह का मनाया जा रहा सालाना उर्स। परचम कुशाई व शाही संदल से हुआ उर्स का आगाज। झीरम घाटी हमले की 10वीं बरसी पर भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस से पूछे तीखे सवाल। कहा, हमले के बाद मोटरसाइकिल से भागने वाला शख्स आखिर में कौन था। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने झीरम घाटी के शहीदों को दी श्रद्धांजलि। उन्होंने कहा कि जब भी 25 मई आता है हम सबका दिल भर जाता है। अब खबरें विस्तार से। झीरम घाटी के शहीदों को श्रद्धांजलि देने झीरम मेमोरियल जगदलपुर पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए भाजपा पर तीखा हमला कर कहा कि भाजपा बताए कि रमन्ना और गणपति का नाम एफआईआर से क्यों हटाया गया, अब उन्हें क्यों बचाना चाहते हैं, क्या उद्देश्य है, आयोग की रिपोर्ट सीधे राजभवन को क्यों दी गई और धर्मलाल कौशिक स्टे लेने क्यों पहुंच गए। जो फाइनल रिपोर्ट सबमिट किया गया उसमें भी रमन्ना और गणपति का नाम नहीं था। सवाल इस बात का है कि मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रमन्ना और गणपति को क्यों बचाए, उससे पूछताछ क्यों नहीं की गई, उसके संपत्ति कुर्क क्यों नहीं किया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि यदि रिपोर्ट में एफआईआर में यदि किसी अपराधी का नाम दर्ज हो गया तो वो हटता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बताए कि उसका नाम क्यों हटा गया और क्यों बचाना चाहते हैं आप। आपका उद्देश्य क्या था। जो मुझसे पूछते हैं ना, पर्ची है, पर्ची है ये। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग जवाब दे इस बात का, एफआईआर में नाम होने के बाद उसे हटाया क्यों गया। दूसरी बात, जो आयोग गठित किया गया, आयोग को रिपोर्ट आया, आप सब जानते हैं राज्य सरकार ने आयोग का गठन किया था, राजभवन में उसको सबमिट किया गया। कभी ऐसा हुआ है? लेकिन आयोग की रिपोर्ट सरकार को न देकर, चीफ सेक्रेटरी को न देकर सीधा राजभवन में दिया जाता है। और जब हमारे पास आया ही नहीं है और उसके बाद उसके खबरें चलने लगी, तब हम लोगों ने 2 सदस्यीय आयोग का गठन किया। और आयोग के गठन करने के बाद उसको स्टे कौन लेता है? उसको स्टे लेता है धर्मलाल कौशिक। और उसकी वकालत कौन करते हैं? महेश जेठमलानी, जो भाजपा का सांसद। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक एवं पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने झीरम घाटी हमले की 10वीं बरसी पर कांग्रेस सरकार से कई तीखे सवाल करते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया, जिसमें बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि 4.5 साल से मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सबूत हमारी जेब में है, हम जांच आयोग के सामने रखेंगे। जब जेब में सबूत है तो उसे जांच आयोग क्यों नहीं दे रही है? वह मुख्य गवाह कौन है? उस मुख्य गवाह का नार्को टेस्ट क्यों नहीं कराया गया? वह कौन है जो हमले के बाद मोटरसाइकिल से भागा था? वो सिर्फ कांग्रेसी नहीं थे, वो इस छत्तीसगढ़ के, इस प्रदेश के कर्णधार रहे हैं, बड़े नेता रहे। वो कांग्रेस से जुड़े हुए रहे, परंतु हमारे भी पारिवारिक संबंध रहे। और उन नेताओं का जाना सिर्फ कांग्रेस की क्षति नहीं थी, पूरे छत्तीसगढ़ की, पूरे प्रदेश की और पूरे देश की क्षति है। और जो भूपेश बघेल जी पिछले 4.5 सालों से बोलते रहे कि झीरम के सबूत हमारे जेब में है, हम जांच आयोग के सामने रखेंगे, तो वो जांच आयोग के सामने, एनआईए के सामने उनके जेब में जो सबूत रखे हुए हैं उनको क्यों नहीं दे रहे? वो कहते हैं कि एक एक का नाम लेकर पूछ कर उन्होंने मारा है, तो नाम बताने वाला शख्स कौन था?
कांग्रेस पार्टी के दो टुकड़े क्यों हुए? इनके आला नेताओं के पास में भूपेश बघेल जी और बाकी लोगों ने जाकर कौन सा वीडियो सुनाया? आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और जो संवैधानिक प्रमुख पद पर बैठे हुए हैं, उन्होंने हॉस्पिटल में किसको झापड़ मारी थी? ऐसा कौन शख्स है जो झीरम का मुख्य गवाह है, उसका नार्को टेस्ट क्यों नहीं करवा रही है भूपेश बघेल सरकार? कौन मोटरसाइकिल में भागा था? भूपेश बघेल जी, मुझे तो इस बात की कोफ्त है कि जिस पार्टी के 20 से ज्यादा वरिष्ठ नेता मारे गए और 4.5 साल में मुख्यमंत्री रहते हुए उन अपराधियों का, उन कल्पिट्स का नाम सामने नहीं ला पाए, तो इससे निकम्मी सरकार कोई दूसरी नहीं है। और अब कम से कम भूपेश जी, आपको तो शर्म आनी चाहिए। आपको अब झीरम के नाम पर राजनीति करने का कोई अधिकार नहीं। आपने उनकी आत्मा की शांति के लिए, उनके परिवार को ताकत देने के लिए, आप 4.5 साल में सत्ता में बैठने के बाद भी आप कुछ नहीं कर पाए और आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अभी तो मेरे पास में ऐसी भी जानकारी आई है कि झीरम के दिवंगतों का जो स्मारक बनाया गया था, वो स्मारक भी जर्जर हो गया। अगर उसमें भी आप भ्रष्टाचार करते हैं तो इससे बड़ी शर्म की बात और क्या होगी? आपको तो झीरम के मामले में, जब झीरम की घटना हुई उस समय देश के प्रधानमंत्री आए, सोनिया जी आई, राहुल जी आए, केंद्र में उनकी सरकार थी, उन्होंने एनआईए का गठन किया था, जांच के लिए दिया था। मैं भी उस बैठक में था राजभवन में। और आज इतनी निरीह सरकार, इतने निरीह मुख्यमंत्री जो अपनी नेताओं के मौत का बदला नहीं ले पाए, जो अपनी नेताओं के मौत के दोषी लोगों को सजा नहीं दिलवा पाए, तो इससे निकम्मे मुख्यमंत्री और निकम्मी सरकार दूसरी नहीं हो सकती। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल झीरम घाटी के शहीदों को श्रद्धांजलि देने झीरम मेमोरियल पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने शहीदों के परिजनों से मुलाकात कर शहीदों के याद में 2 मिनट का मौन रखा। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि झीरम घाटी की घटना को घटित हुए 10 बरस हो गए। हर साल हम लोग झीरम के शहीदों को नमन करते हैं। जब भी 25 मई आता है, हम सब का दिल भर जाता है। जो बच गए हैं, उन्होंने घटना को अपनी आंखों से देखा। वे बताते थे कि घटना कितनी भयावह थी। इस घटना में शहीद हुए नेताओं ने परिवर्तन की बात कही थी, जिसका शुभारंभ सरगुजा से हुआ था। हमारे नेता कहते थे कि किसानों, आदिवासियों, युवाओं और महिलाओं के जीवन में परिवर्तन लाना है। परिवर्तन का संकल्प लेने वाले हमारे सभी बड़े नेता हमारे बीच नहीं रहे। उन्होंने झीरम में अपनी शहादत दी है। जब भी 25 मई आता है, हम सब का दिल हो जाता है। वो घटना सबकी नजरों के सामने, जो लोग उस घटना के में बच गए थे, जिन्होंने अपने आंखों से अपने लोगों को गिरते देखा, वो सब हम लोग बताते रहे। आदरणीय साथियों, 25 मई 2013 यही जगदलपुर से आदरणीय नंद कुमार पटेल जी के नेतृत्व में सारे नेता, कार्यकर्ता और उसके सुरक्षा कर्मी सब साथ में गए थे। सुकमा में कार्यक्रम हुआ, लौटा और एक घटना लौटते। कांग्रेस पार्टी पटेल जी के नेतृत्व में परिवर्तन की बात कर रही, परिवर्तन रैली थी। सरगुजा से इसकी शुरुआत हुई थी। समापन तो रायपुर में होना था, लेकिन बीच में घटना घटी और यात्रा रुकी। आदरणीय पटेल जी अपने भाषणों में कहा करते थे, हमें परिवर्तन करना है, किसानों की जिंदगी में परिवर्तन लाना है, यहाँ के नौजवानों के जीवन में परिवर्तन लाना है, यहाँ के आदिवासियों के जीवन में परिवर्तन लाना है, यहाँ के महिलाओं के जीवन में परिवर्तन लाना है, यहाँ के बच्चों के जीवन में परिवर्तन लाना है। लेकिन परिवर्तन का संकल्प लेने वाले तमाम हमारे बड़े नेता
हमारे बीच हुई है। मैं इस अवसर पर सभी शहीदों को नमन करते हुए सभी परिजनों को कि इस दुख में पूरी छत्तीसगढ़ सरकार और हम लोग सब साथ में हैं और जब तक कि न्याय नहीं मिलेगा तब तक की लड़ाई हम जारी रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी अमर शहीदों को नमन करते हुए उनके परिजनों को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। अमर शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। झीरम के शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। पुलिस लाइन दुर्ग में झीरम घाटी में नक्सल हिंसा में शहीद हुए जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ पदाधिकारी गण, सुरक्षा बलों के जवानों एवं विगत वर्षों तथा वर्तमान में नक्सल हिंसा में शहीद हुए अन्य सभी भाई बहनों की स्मृति में एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव एवं जिले के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा श्रद्धांजलि देकर राज्य को पुनः शांति का टापू बनाने हेतु शपथ दिलाई। दिनांक 25 मई 2013 को झीरम घाटी में नक्सल हिंसा के शिकार हुए जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ पदाधिकारीगण, सुरक्षा बलों के जवान एवं विगत वर्षों तथा वर्तमान में नक्सल हिंसा में शहीद हुए अन्य सभी भाई बहनों के लिए हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हम छत्तीसगढ़वासी अपने राज्य में अहिंसा एवं सहनशीलता की परंपरा में दृढ़ विश्वास रखते हैं तथा निष्ठापूर्वक शपथ लेते हैं कि हम सभी प्रकार के नक्सलवाद और हिंसा का डटकर विरोध करेंगे। हम छत्तीसगढ़ राज्य को पुनः शांति का टापू बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। अब वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द मिलते हैं। महिमा हॉस्पिटल उतई में संचालित, जी हां, अनुभवी बेहतर चिकित्सकों द्वारा उपचार संभव। स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पैथोलॉजी सुविधा, बीपी शुगर जांच व इलाज, ओपीडी, चर्म रोग एवं गुप्त रोग विशेषज्ञ, कान नाक गला उपचार, रेडियोलॉजी, एक्सरे, आईसीयू, एनआईसीयू, घर पहुंच एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। ओपीडी आदि सुविधाएं उपलब्ध है। महिमा हॉस्पिटल, हमारा पता मेन रोड उतई, पेट्रोल पंप के पास उतई। नंबर 0788267371, मोबाइल नंबर 9907127097। कृष्णा पब्लिक स्कूल, नेहरू नगर, भिलाई। कृष्णा पब्लिक स्कूल सेशन 2023 व 24 एडमिशन ओपन। आपके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कृष्णा पब्लिक स्कूल। आवश्यक सुविधाएं: प्लेग्राउंड, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, वेल फर्निश्ड क्लासरूम, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ बाहर से आए स्टूडेंट्स के लिए सर्व सुविधा युक्त हॉस्टल सुविधा। तो बता दें, कृष्णा पब्लिक स्कूल अनुभवी शिक्षकों के द्वारा विद्यार्थियों को अध्ययन कराया जाता है। कृष्णा पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता कृष्णा पब्लिक स्कूल भिलाई। कॉन्टेक्ट नंबर 078840309003, 078822927114, मोबाइल नंबर 7389740903, 7389840904। बीएम शाह हॉस्पिटल एवं मेडिकल रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई। 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड
प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम, नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे MRI, CT स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ECG, EEG, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता BM शाह हॉस्पिटल एवं मेडिकल रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई। फोन नंबर 77730 77711 77730 77722। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जुनवानी स्थित श्री शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज मैदान स्थित श्री आंजनेय हनुमान मंदिर के बगल में देश के प्रसिद्ध कथावाचक एवं सरस भजन गायक प्रेम मूर्ति प्रेम भूषण महाराज जी 9 दिवसीय श्री राम कथा सुनाएंगे। मेडिकल कॉलेज मैदान में 27 अप्रैल से 4 जून तक श्रोता श्री राम कथा का रसपान करेंगे। कथा एवं भजन कार्यक्रम में जुटने वाली भीड़ को देखते हुए हर रोज 10,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। गुरुवार को आयोजित प्रेस वार्ता में IP मिश्रा ने 27 मई से शुरू हो रहे श्री राम कथा की जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2020-21 में मानवता के ऊपर एक बड़ा संकट कोरोना महामारी के रूप में आया था, जिससे समस्त मानव जाति काफी डरी हुई थी एवं परम शक्तिमान ईश्वर की ओर बड़ी आशा एवं विश्वास से इस महामारी से रक्षा हेतु प्रार्थना भी कर रही थी। इस समय श्री संकट मोचन हनुमान जी की ओर सभी लोग पूजन एवं मनौती के माध्यम से रक्षा हेतु प्रार्थना कर रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे चिकित्सकों एवं अन्य कार्यरत कर्मचारियों द्वारा इस संकट के निदान हेतु अथक प्रयास कर मानवता की सेवा की गई। बहुत से लोग इस त्रासदी में हर संभव प्रयास के बाद भी काल को समा गए। इस पृष्ठभूमि में हमारे मेडिकल कॉलेज परिसर में श्री आंजनेय हनुमान मंदिर की स्थापना की गई और इस मंदिर की स्थापना से आम भक्त जन को अत्यंत आत्मिक बल भी प्राप्त होता रहा है। इसी कड़ी में आंजनेय हनुमान के आराध्य प्रभु श्री राम जी की कथा का आयोजन श्री आंजनेय हनुमान मंदिर के समीप मैदान में किया जा रहा है। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने इस प्रकार की जानकारी न्यूज टीम को दी। इसकी जानकारी ऐसी है कि 27 तारीख को 3:30 बजे प्रारंभ होगा और 7 बजे समाप्त होगा और ये कंटिन्यू रहेगा। उसमें अलग अलग है, जैसे पहले दिन शिव विवाह है, फिर भगवान राम का विवाह है और इसके बाद राज्याभिषेक रामायण 9 दिन तक समाप्त कर दिया जाए। व्यवस्थाएं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि किसी को कोई संकट न हो। तो नीचे डोम लगा हुआ है, मान लीजिए पानी बरसता है तो डोम टाइप का लगाया जा रहा है, आप देख भी सकते हैं। और बाकी जो प्रबंध में बताया ही कि लोग को पानी के लिए व्यवस्था रखी गई है, खाने के लिए है, वो सारी व्यवस्थाएं नहीं। इसका मेरे लोग आज आकलन कर रहे हैं। जैसे एक अभी महानुभाव बता रहे थे जुलाई के लिए कोची पार में लगाएंगे, सेक्टर 2 हनुमान मंदिर के पास रहेगा और बाकी 2-3 जगह और हम लोग लोकेट कर देते हैं, हम मशीन लगा देंगे, उसमें बैनर लगा रहेगा। नहीं, मौसम और श्रद्धालु एक साथ कोई चिंता की बात नहीं। ऐसा है
कि मौसम एक बार तो आ नहीं रहा, पहली बार जीवन में। हमारे जीवन में 3 मौसम हमेशा आते हैं, तो जितनी व्यवस्था की जा सकती है, जैसे पानी मान लीजिए पड़ गया तो हमने डोम साइड बनाया हुआ, पानी कितना भी पानी पड़े कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसमें बैठ सकते हैं। धूप है उसके लिए हमने इसीलिए कथा को 3.5-4 बजे से कम किया, तो उस समय वो नहीं रहता है। और तीसरी चीज है कि कूलर से वहाँ पे तो कूलर से लगे रहेंगे बड़े बड़े। आइए, मैं शहरवासियों से अपील करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, और ये बहुत ही दुर्लभ प्रवचन है। एक बार आज से कई बार पूर्व इनका प्रवचन लोगों ने किया था, लेकिन वो कैसे लोग हैं इसका दुख यहाँ के श्रवणकर्ताओं को भी है और उनको भी, इसलिए उनकी मनोकामना को पूरा करने के लिए मैंने ये आयोजन का आयोजन किया है। तो मैं अपील करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा तालाब में आए। ये कोई हमारा न राजनीतिक न किसी तरीके का कोई प्रवचन है, विशुद्ध रामायण की कथा है, राम कथा है, और विशुद्ध रूप से लोगों को आना चाहिए। यही मेरी पूजा का काम मेरी पत्नी करती है और गलत बोलती है। पत्नी का पुण्य जो है पति को नहीं मिलता, और पति का पुण्य जो है पत्नी का छठा को नहीं मिलता। मैं सावधान करना चाहता हूँ कि आप गलत फहमी में मत रहें, साफ रहिए। बहरहाल आयोजित इस भव्य श्री राम कथा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल होंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की ऐतिहासिक उर्स पाक जो दुर्ग शहर में एकता उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जिसका आगाज हजरत बाबा अब्दुल रहमान शाह काबुली की दरगाह में परचम कुशाई और शाही संदल निकाल कर किया गया, जिसमें सालाना उर्स पाक कमेटी द्वारा संदल का नगर भ्रमण कर बाबा के आस्थाने पर चादर पोशी की गई। हजरत बाबा सैयद अब्दुल रहमान शाह काबुली रहमतुल्लाह अलैह के 71वें उर्स पाक के मौके पर कमेटी द्वारा बाबा के आस्थाने पर परचम कुशाई की रस्म अदा किए जाने के साथ ही दुर्ग शहर में शाही संदल निकाला गया। बुधवार की रात खादिम आस्थाने के निवास से शाही संदल निकाला गया, जिसने पूरे शहर का भ्रमण कर दरगाह तक पहुंचा, जहां कमेटी द्वारा बाबा के आस्थाने पर देश दुनिया में शांति और भाईचारे की दुआओं के साथ चादर पोशी की गई। कौमी एकता के रूप में मनाए जाने वाले इस उर्स पाक में छत्तीसगढ़ से ही नहीं दूर दराज के लोग अपनी आस्था के साथ बाबा के दरबार में अपनी हाजिरी पेश कर अपनी मन्नतों को पूरा करते हैं। वहीं बाबा के इस दरबार में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की भाईचारे की मिसाल देखने को भी मिलती है। दुर्ग शहर के इस प्रसिद्ध हजरत बाबा सैयद काबुली सरकार के चाहने वालों की भीड़ देखते ही बनती है, जहां हर मजहब के लोग बड़ी आस्था के साथ इस 4 दिवसीय उर्स पाक में शामिल होकर अपनी मुराद पूरी करते हैं। दुर्ग के पुराने बस स्टैंड स्थित काबुली रहमतुल्लाह अलैह के 71वें उर्स पाक के मुबारक अवसर पर 3 दिवसीय शानदार कव्वाली का जंगी मुकाबले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश के मशहूर फनकार कव्वाल शामिल होंगे। सालाना उर्स पाक कमेटी के अध्यक्ष प्रकाश देसलहरा, सेक्रेटरी रऊफ कुरैशी, दरगाह कमेटी और उर्स कमेटी द्वारा यहां पहुंचने वाले बाबा के चाहने वालों की सुविधा को ध्यान में रख सारे इंतजाम कर रहे हैं। इस संबंध में बाबा के चाहने वाले कमेटी के पदाधिकारियों ने प्रतिक्रिया दी। अल्लाह पाक ने कलाम मुकद्दस में फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफ
यानी ये वली जो है अल्लाह के दोस्त है। आज हम जो है तमाम लोग जारीन यहाँ पे इकट्ठा हुए सरकार सैयदना अब्दुल रहमान शाह काबुली के उर्स मुबारक के मौके पे ये 71वां साल सरकार काबुली सरकार का शानदार तरीके से उर्स मनाया जा रहा है। और इस उर्स में तमाम मजहब के लोग, तमाम जाति के लोग शरीक होते हैं और सरकार अब्दुल रहमान शाह काबुली के आस्थाने में आके अपने दामनों को मुरादों से भर के जाते हैं और जो भी उनको मुसीबत, परेशानियां, बीमारियां रहती हैं वो बाबा जान से बोल के तमाम लोग शिफा पाते हैं। और ये कौमी एकता का ये दरबार है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाला दरबार अब्दुल रहमान शाह काबुली का है। यहाँ पे तमाम मजहब के लोग, तमाम मशरक के लोग शिरकत फरमाते हैं। कमेटी के बैनर तले हर साल की तरह इस साल भी हजरत बाबा सैयद अब्दुल रहमान शाह काबुली रहमतुल्लाह अलैह का 71वां उर्स मुबारक बड़े शानों को शौकत के साथ और बहुत ही ताजीम के साथ मनाया जा रहा है। ये शहर की हमारी सालीन परंपरा है कि सरकार का उर्स मुबारक का आगाज कल हुआ परचम कुसाई से। आज शाही संदल है जो शहर का गश्त करते हुए आस्थाने आलिया आया है। आपने देखा होगा कि पूरे जुलूस में यानी घोड़े नाच रहे हैं, नातो कलाम पढ़ा जा रहा है, शहर के लोग बीच बीच में उसका स्वागत कर रहे हैं। और आज खुशकिस्मती और यह है कि लोगों की काफ़ी तवज्जो शाही संदल में रही। हमारे नगर निगम के महापौर और हमारे पिछड़ा वर्ग के राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त श्री आर.एन. वर्मा जी, जनाब अल्ताफ भाई अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री दर्जा, छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड और सारे जनप्रतिनिधि उपस्थित हुए। यह हमारी कौमी एकजुटता का बेमिसाल संगम है दुरुक। और यही कारण है कि यहाँ के उर्स में पूरे शहर का जनता का सहयोग प्राप्त होता है। 25, 26, 27 को कव्वाली का जंगी मुकाबला है और 28 तारीख को कुल की फातिहा होगी। मैं तमाम ज़ायरीनों से गुजारिश करूंगा कि तन मन धन से तामीर में सहयोग करें, उर्स पाक के कार्यक्रम को सफल बनाने अपना योगदान देंगे। रऊ राना उर्स पाक कमेटी ऐसी जगह पहुंचाया है कि जहां आप हमारी बात रख वजनदारी के साथ, न जमीन से मिलती है, न आसमान से मिलती है, न जमीन से मिलती है, न आसमान से मिलती है, धर्म की भीख तो तेरे आस्था से मिलती है। इसी शेर के साथ मैं जनाब अल्ताफ भाई से गुजारिश करूँगा। हिंदी है भाषा नहीं हिंदुस्तान वाला। आज के परचम कुसाई कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बड़े भाई और सालाना उर्स कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय प्रकाश देसलहरा जी, दरगाह प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष जनाब रज्जब भाई, कबरू बाबा जी, मुन्ना भाई, हमारे भाई हैदर भाई, हमारे मजदूर साहब सरा जी, अफसर रफीक भाई पासी। ऐसी जगह है अपने कर्म से कि दूर दूर से लोगों को इंतजार रहता है कि दुर्ग में उर्स कब हो रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये उर्स का नाम है एकता उत्सव। अभी राव भाई ने कहा गुलदस्ता। देखिए, हिंदुस्तान एक ऐसी जगह है जहाँ सूफी संतों ने निवास किया है और उनका कर्म है कि हम लोग खुशहाल हैं। मैं बाबा अब्दुल रहमान शाह काबुली इस दर का गुलाम, मुझे बहुत खुश किया है कि आप लोगों के सामने खड़ा हूँ और मेरी खुशकिस्मती है कि आज यहाँ पर परचम कुशाई के अवसर पर मुझे बुलाया गया है। मैं आप सब को दिल से मुबारकबाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। अभी रऊफ भाई ने बताया, मैं मदरसा बोर्ड से एकता उत्सव समिति के अध्यक्ष हमारे प्रकाश भाई का जरूर हम मदरसा बोर्ड की ओर सम्मान करेंगे, इस बात की घोषणा करता हूँ हमारे सालाना कार्यक्रम में। क्योंकि
ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। एक बार फिर नगर पालिक निगम भिलाई के सभागार में एक मैराथन बैठक निगम आयुक्त रोहित व्यास एवं निगम महापौर नीरज पाल की उपस्थिति में आहूत की गई, जिसमें शहर के विकास कार्यों एवं शासकीय योजनाओं तक शहर के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने प्रयासों को तेज करने के निर्देश दिए गए। नगर पालिक निगम भिलाई के सभागार में प्रत्येक गुरुवार की तरह इस गुरुवार को भी निगम आयुक्त रोहित व्यास एवं निगम महापौर नीरज पाल की उपस्थिति में मैराथन बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सभी जोन के आयुक्त एवं अधिकारियों समेत कर्मचारियों की उपस्थिति में निगम क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की गई और सभी कार्यों की यथास्थिति जिम्मेदार अधिकारियों से पूछी गई। साथ ही शासन की सभी महत्वाकांक्षी योजनाओं को निगम भिलाई क्षेत्र के जन जन तक जल्द से जल्द पहुँचाने निर्देशित किया गया, ताकि इन योजनाओं का लाभ निगम क्षेत्र की जनता उठा सके। समीक्षा बैठक को लेकर निगम महापौर ने जहां शहर में तेजी से चल रहे विकास कार्यों को इन्हीं समीक्षा बैठकों का असर बताया, तो वहीं नगर पालिक निगम भिलाई के जनसंपर्क अधिकारी द्वारा समीक्षा बैठक में लिए गए फैसलों को विस्तृत रूप से ग्रैंड एशियन न्यूज टीम को उपलब्ध कराई गई। ये मैराथन कोई आज बैठक नहीं हो रही है, ये सतत एक प्रक्रिया है। हम पूरा नगर निगम के जितने भी अधिकारी कर्मचारी सबकी एक समीक्षा बैठक साप्ताहिक रूप से हर गुरुवार को होती है, जो कि आयुक्त महोदय समीक्षा करते हैं सभी अधिकारियों की, सभी कर्मचारियों की। जो लोग सप्ताह भर नगर निगम क्षेत्र में काम करते हैं, जो शासन की योजनाएं आती है, वो उन सभी योजनाओं की, उन सभी कामों की समीक्षा की जाती है, विकास कार्यों की समीक्षा की जाती है। वो समीक्षा का अर्थ ये है कि हम कितने जल्दी, कितना ज़्यादा सुविधाएं लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं। अगर कोई कमी है तो इस समीक्षा बैठक में उसको आपस में चर्चा करके, देखिए सभी मुद्दों पर चर्चा हुई और समीक्षा बैठक जो थी वो प्रातः 11 बजे से आहूत थी, जो कि 3 बजे तक चली है। और इस बैठक में जितनी भी योजनाएं थी, फ्लैगशिप योजनाएं, उनके बारे में चर्चा हुई। निगम में जो काम चल रहा है, जैसे कंस्ट्रक्शन वर्क है, उनको लेकर चर्चा हुई है। और जिसमें अभी जो जल भराव के देखते हुए जो बारिश का सीज़न है, मानसून का सीज़न है, उस पर चर्चा हुई है। और इसके अलावा जो सौंदर्यीकरण है उस पर चर्चा हुई है, स्वच्छता संरक्षण पे चर्चा हुई है, वेंडिंग जोन पे चर्चा हुई है। और इसके अलावा जो सीसीटीवी कैमरे बाजार क्षेत्रों को व्यवस्थित करना है उस पर चर्चा हुई है। इस प्रकार से रोड, नाली, सड़क और बिजली सभी को लेकर जो निगम क्षेत्र में जितने भी मूलभूत सुविधाएँ हैं उनको लेकर चर्चा हुई है। स्मार्ट टॉयलेट को लेकर चर्चा हुई, जो बड़े प्रोजेक्ट हैं तारामंडल जैसे बनाए जा रहे हैं उनको लेकर चर्चा हुई है। रीपा की तर्ज पर अर्बन कॉटेज बनाया जाना है उसको लेकर चर्चा हुई है। इस प्रकार से जो जितनी भी सीएम घोषणाएं थी, विधायक निधि, सांसद निधि के कार्य, पार्षद निधि के कार्य और जो निगम के द्वारा संचालित जितनी भी योजनाएं हैं उनको लेकर भी चर्चा हुई है। और माननीय आयुक्त महोदय ने कहा है कि जो कंस्ट्रक्शन वर्क है, जैसे रोड सड़क के काम है, उसको बारिश से पूर्व यानी 15 जून से पूर्व 100% कंप्लीट करना है। जिस पे निविदा प्रक्रिया जारी नहीं हुई है उसमें निविदा प्रक्रिया करना है, जो प्रारंभ कार्य है उनको प्रारंभ करना है, जो प्रारंभिक प्रगतिरत काम है उनको पूर्ण करना है। इस प्रकार से तमाम जितनी भी कंस्ट्रक्शन वर्क है उनको सभी को 15 जून के पूर्व कंप्लीट करने के निर्देश माननीय आयुक्त महोदय के द्वारा दिए गए हैं, जिनको समय सीमा निर्धारित है। और इसके अलावा सभी जोन कमिश्नर को अपने क्षेत्रों में उनके जो फील्ड हैं उनके कर्मचारियों की रिव्यू मीटिंग लेने के निर्देश भी माननीय आयुक्त महोदय ने दिए हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि भिलाई निगम क्षेत्र में लगातार विकास की गंगा बह रही है और निगम क्षेत्र के सभी रहवासियों की जहां शिकायतें दूर हो रही हैं, तो वहीं उनके मांगे भी पूरी होती नजर आ रही हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। एक बार फिर वक्त तो चला है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द मिलते हैं। श्री शंकराचार्य हॉस्पिटल 750 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल एवं 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज। उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा, डिलीवरी एवं टीकाकरण सुविधा, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा सुविधा एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी की सुविधा, ICU, ICCU, NICU, MRI, सिटी स्कैन एवं डायलिसिस यूनिट्स की सुविधा उपलब्ध। न्यूनतम दर पर दवाएं उपलब्ध। मोतियाबिंद ऑपरेशन, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा उपलब्ध।
स्मार्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है। ओपीडी टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक। जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हिंदी मीडियम कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक अध्ययन। जनता इंग्लिश मीडियम स्कूल एफिलेटेड टू सीजी अंग्रेजी माध्यम के लिए नर्सरी LKG, KG1, KG2 के साथ क्लास 1 से क्लास 8 तक अध्ययन। कॉमर्स, बायोलॉजी, मैथ्स हेतु अनुभवी शिक्षकों द्वारा बेहतर अध्ययन कराया जाता है। सभी कक्षाओं में CCTV कैमरों से निगरानी, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर एप्लीकेशन एवं प्रोजेक्टर सहित। जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जनता इंग्लिश मीडियम स्कूल प्रवेश प्रारंभ कैंप 2 गांधी चौक। फोन नंबर 0788 22960666 9424124667। ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है। अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत रेलवे स्टेशनों के कायाकल्प की तैयारी। देश के 1275 स्टेशनों को चिन्हित किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ के 30 स्टेशनों में दुर्ग स्टेशन को भी किया गया शामिल। रेल मंत्रालय ने स्टेशनों की आधुनिकीकरण के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना नाम से एक नई नीति तैयार की है। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत दीर्घकालीन दृष्टिकोण से लगातार स्टेशनों के विकास की परिकल्पना की गई है। ये योजना स्टेशन की आवश्यकताओं के अनुसार दीर्घकालिक मास्टर प्लान तैयार करने और मास्टर प्लान के तत्वों के कार्यान्वयन पर आधारित है। इस योजना से देश के 1275 रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण करके उनको विकसित किए जाने की योजना बनाई गई है, जिसके तहत अमृत भारत स्टेशन स्कीम में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के 49 स्टेशन शामिल हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ के 30, मध्य प्रदेश के 9, महाराष्ट्र के 8 और ओडिशा के 2 स्टेशन शामिल हैं, जिसमें दुर्ग स्टेशन को भी शामिल किया गया है। बता दें, ये योजना स्टेशन की आवश्यकताओं के अनुसार दीर्घकालिक मास्टर प्लान तैयार करने और मास्टर प्लान के तत्वों के कार्यान्वयन पर आधारित है। इसके अंतर्गत दीर्घकालीन दृष्टिकोण से लगातार स्टेशनों के विकास की परिकल्पना की गई है। इनका उद्देश्य आवश्यक सुविधाओं को बढ़ाना है। इस लक्ष्य के साथ चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। स्टेशन पर नई सुविधाओं की शुरुआत के साथ ही पुरानी सुविधाओं को भी अपग्रेड किया जाएगा। इसके अलावा स्टेशन के पास अवांछित संरचनाओं को हटाकर सड़कों को चौड़ा किया जाएगा। मानकीकृत साइनेज, पैदल मार्ग और सुनियोजित पार्किंग क्षेत्र की व्यवस्था की जाएगी। और बता दें कि महिलाओं और दिव्यांगों का भी ध्यान इसमें रखा जाएगा। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। 8 सूत्रीय मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे राजस्व पटवारी संघ का आज 11वें दिन भी प्रदर्शन जारी। राजस्व पटवारी संघ छत्तीसगढ़ के बैनर तले बीते 11 दिन से 8 सूत्री मांग को लेकर दुर्ग के मानस भवन के पास अनिश्चितकालीन हड़ताल कर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें वे अपनी मांगों को जायज ठहराते हुए राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तक लगातार अपनी आवाज पहुंचाने का भी प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के पदाधिकारी ने भी राजस्व पटवारी संघ की मांग को जायज बताते हुए उनका समर्थन दिया। साथ ही मुख्यमंत्री से इनकी जायज मांगों को पूरा करने आह्वान किया। इस संबंध में पदाधिकारियों ने प्रतिक्रिया दी। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन प्रदेश संयोजक श्री कमल वर्मा जी के नेतृत्व में हमारे राजस्व पटवारी संघ के साथी अपने 8 सूत्री मांगों को लेकर के 15 मई से लगातार आंदोलन पर हैं और उनकी जो मांग है वेतन विसंगति को लेकर के है, पदोन्नति को लेकर के है, स्टेशनरी भत्ता को लेकर के है, मुख्यालय को लेकर के है और इस तरीके से 8 जायज मांग है, जिसको लेकर के हमारे साथी काफ़ी आज 10 दिन हो गए लगातार आंदोलन पे है। और ये देखें कि प्रदेश फेडरेशन हमारे संयोजक श्री कमल वर्मा जी, हमारे संभाग प्रभारी श्री राजेश चटर्जी जी, इनके नेतृत्व में पूरे प्रदेश में हमारे राजस्व पटवारी साथियों की इन अजायज मांगों को समर्थन देने के लिए हमें निर्देशित हुआ है। उसी कड़ी में आज हम अपने दुर्ग जिले के पटवारी साथियों को
इनके नैतिक मांगों के समर्थन देने के लिए दुर्ग जिला कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन यहाँ पर उपस्थित हुआ है। पहली बात ये है कि इनकी मांगे 8 सूत्री बिंदु इन लोगों ने दिया है। 2800 ग्रेड पे का मांग है, पदोन्नति का मांग है, वेतन विसंगति निराकरण का मांग है। हम तो सरकार से कह रहे हैं, अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कमेटी बनाया है, मुख्यमंत्री जी को संज्ञान में लेना चाहिए। वेतन विसंगति का सारा मुद्दा पिंगुआ कमेटी को दिया, फिर बताया कि डॉक्टर कमरप्रीत सिंह के अध्यक्षता में वेतन विसंगति निराकरण का कमेटी बना, हमने वहाँ भी रिप्रेजेंट किया। और आज हर संवर्ग आंदोलित है, आक्रोशित है इस बात को लेके कि उसको जो तनख्वाह मिलना चाहिए वो तनख्वाह नहीं मिल रहा है। महंगाई भत्ता सरकार को देना चाहिए, नहीं दे रहे हैं। एचआरए सरकार को 7वें वेतन में देना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। इसके अलावा पटवारी साथियों को इस बात को लेके बड़ा दुख है कि जो स्टेशनरी इनका व्यय होता है उसके लिए सरकार का कोई ग्रांट ही नहीं आ रहा है। तो आखिर आदमी, कोई भी व्यक्ति कब तक अपने घर से पैसा लगा के काम करेगा? ये सब बुनियादी बातें हैं। हमारा ये दूसरा बात जो आपने क्वेश्चन किया, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, प्रभाव तो हर आंदोलन में पड़ता है। अगर हमारा पटवारी साथी अपने कार्यालय में नहीं है तो कृषि के क्षेत्र में नुकसान है, शहरी क्षेत्र में नुकसान है, हर जगह जो रेवेन्यू इनकम होता है उसका नुकसान हो रहा है। एक अव्यवस्था का माहौल पूरे प्रदेश भर में बन रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम अपील करना चाहते हैं कि पटवारी साथियों के साथ, पटवारी कर्मचारी संगठन के हमारे प्रांताध्यक्ष हैं, हमारे उप प्रांत हमारे संरक्षक के अश्वनी वर्मा जी हैं। मुख्यमंत्री जी के लिए कोई चेहरा नया नहीं है, बात करने में क्या बुराई है। आईएएस अधिकारियों के बात में अगर माननीय मुख्यमंत्री चलेंगे तो मुख्यमंत्री जी के साथ साथ इस बात को भी समझना पड़ेगा कि चुनाव उनको लड़ना, आईएएस को नहीं लड़ना है। चुनाव के समय हमारे जिन जनप्रतिनिधियों को हम समर्थन करते हैं, जिनका हम बात करते हैं, उनको समझना पड़ेगा कि चुनाव के समय वो हमारे पास आते हैं, आईएएस के पास नहीं जाएंगे। हम भी बहुत बड़े वोट बैंक है, हमारे जितने पटवारी साथी बैठे हैं, या आप इनसे देख लो कितने लोग किसान हो, हाथ उठाओ सब सब किसान हैं। 28 लाख अगर प्रदेश का किसान है तो 70 से 80% हमारे कर्मचारी भी उस परिवार में जुड़े हुए हैं। इस बात को समझाना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को संवेदनशीलता का मैं मानता हूं, बहुत उनका सोच अच्छा है, बहुत कुछ अच्छा है, लेकिन समय निकाल के अपनों के दर्द को समझना बहुत बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। भेंट मुलाकात में अपनों से अपनी बात करना ज़्यादा ज़रूरी है, किसको क्या तकलीफ़ है वो ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आप लोगों के, आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील कर रहा हूं कि हमारे पटवारी साथियों को तत्काल बुलाया जाए। हम लोगों की 8 सूत्री मांग जो है वो दिनांक 15 मई से जारी है। आज 11वां दिन है। हम लोग सब पूरे प्रांत के पूरे पटवारी बैठे हुए अपनी इस मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। कामकाज बिल्कुल बंद है, पूरे छत्तीसगढ़ में कामकाज बंद है, पूरे किसान हलाकान है। सरकार फिर भी हमारी मांगों की अनदेखा कर रहे हैं, अभी तक कोई बुलावा नहीं आया है। और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती, हमारी 8 मांगे, तब तक हम लोग पूरे छत्तीसगढ़ के पटवारी अपनी हड़ताल पर डटे रहेंगे। ग्रैनीसीन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। दुर्ग शहर के कई वार्डों में इन दिनों पेयजल संकट से जूझ रहे लोगों की समस्या को लेकर भाजपा ने निगम का घेराव किया था। वहीं दुर्ग महापौर ने इस मामले में पुरानी भाजपा की परिषद द्वारा किए गए भेदभाव का खामियाजा बताया। दुर्ग शहर में इन दिनों भीषण गर्मी में पेयजल की समस्या को लेकर कुछ वार्डों में लोगों की परेशानी काफी बढ़ गई है, जिसके कारण बीते दिन भाजपा के पार्षदों द्वारा वार्ड की जनता के साथ दुर्ग नगर निगम पहुंचकर आक्रोश जताया गया था। दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल और जल प्रभारी संजय कोहले ने शहर की जनता को गुमराह कर रहे भाजपा के लोगों द्वारा अपनी नाकामी छुपाने शेर की राजनीति किए जाने का आरोप लगाया और साथ ही कहा कि शहर के समस्त 60 वार्डों में प्रत्येक घर में अमृत मिशन योजना के अंतर्गत नल कनेक्शन के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराए जाने के लिए 153 करोड़ की योजना स्वीकृत कर DPR तैयार किया गया है, जिसके अंतर्गत पानी टंकी, पाइपलाइन व नए नल कनेक्शन आदि को शामिल किया गया था, जो भाजपा शासनकाल कार्यकाल के दौरान पूर्व महापौर के मार्गदर्शन में व उस समय के MIC मेंबरों की सहमति से किया गया था, जो प्रारंभ भी हो गया। पूर्व की टंकियों के अलावा 6 नई टंकियां बननी शुरू हुई, किंतु उन टंकियों को भरने के लिए न तो फिल्टर की क्षमता बढ़ाई गई और न ही शिवनाथ नदी इंटकवेल मोटर पंपों की क्षमता बढ़ाई गई।
इस वजह से टंकियां भर नहीं पा रही है। ऐसा गंभीर लापरवाही के कारण अनेक वार्डों के नागरिकों को पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है, क्योंकि नदी के मोटरों की क्षमता बढ़ाई जाना अति आवश्यक था, जिसके लिए विधायक अरुण वोरा की मंशा अनुरूप एवं महापौर धीरज बाकलीवाल के अथक प्रयास से डीएमएफ के माध्यम से 160 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्राप्त हो गई व 4 मोटर पंपों को बदलने के लिए खरीदने की प्रक्रिया पूरी कर कंपनी को तत्काल प्रदाय करने का आदेश भी किया जा चुका है। कहने का अर्थ है कि अमृत मिशन योजना को बिना भेदभाव व सही ढंग से गंभीरता पूर्वक विचार करके बनाया जाता तो वर्तमान में समस्या नहीं होती। इनकी गंभीर गलती की सुधार करने के लिए पूरी ईमानदारी के साथ प्रयास किया जा रहा है। 11 MLD, 24 MLD और 42 MLD, यहाँ तीनों जगह से विभिन्न अलग अलग वार्डों में पानी सप्लाई होती है। हमारे दुर्ग नगर निगम क्षेत्र से 11 MLD से जहाँ जहाँ पानी सप्लाई होती है वहाँ किसी भी प्रकार की वार्डों में कोई परेशानी नहीं है। वही हाल 24 MLD में है। 24 MLD में भी जहाँ जहाँ पानी सप्लाई होता है वहाँ कोई परेशानी नहीं है। 42 MLD के मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब अमृत मिशन का प्रोजेक्ट बन रहा था, हमारे दुर्ग नगर निगम क्षेत्र में 12 टंकियाँ थी, अब वो 18 हो रही है। जब टंकियाँ बढ़ रही है तो पंप में क्षमता भी बढ़ाना चाहिए था भरने की, तो वहाँ पे जो पंप लगा है वो 60 HP का लगा है। उस 60 HP के पंप से 18 टंकियों को भरने जाने में बहुत ही दिक्कत होती है। पूर्व परिषद की गलतियों का परिणाम है जो आज दुर्ग शहर की जनता को उठाना पड़ रहा है। अभी हमारे द्वारा 1,60,00,000 रुपए की स्वीकृति डीएमएफ फंड से माननीय विधायक अरुण वोरा जी की अनुशंसा पे 1,60,00,000 रुपए की स्वीकृति हुई है, जिसमें 60 HP के बदले 112 HP का 4 पंप लगाया जा रहा है। जब फुल कैपेसिटी से पंप पानी को खींचेगा तो 18 टंकियाँ अच्छे से भरेगी। जब टंकियाँ अच्छे से भरेगी तो पानी सप्लाई अच्छे से होगी। दूसरी गलती पूर्ववर्ती परिषद के द्वारा जो की गई थी, कई एरिया ऐसे हैं जहाँ पाइपलाइन विस्तारीकरण डीपीआर में शामिल नहीं किया गया था। उन पाइपलाइन विस्तारीकरण को भी लगभग 25-26 किलोमीटर को हम लोगों ने भी शामिल किया है। लगभग 5 करोड़ की स्वीकृति होने को है। तीसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत से नल कनेक्शन पिछले डीपीआर में छूट गए थे। उन्होंने मात्र 20,000 या 22,000 कनेक्शन शिफ्टिंग का डीपीआर में जोड़ा था, जिसके चलते अभी दुर्ग नगर निगम क्षेत्र में 2 पाइपलाइन चल रही, कहीं पुरानी कहीं नहीं। उसकी भी निजात के लिए हमारे द्वारा 5 करोड़ 16 लाख रुपए की सैद्धांतिक स्वीकृति हो चुकी है। लगभग 15-20 दिन के अंदर वो भी स्वीकृति हो जाएगी, तो पुरानी लाइनों को बंद करके नई लाइनों को चालू किया जाएगा, जिससे अगले 35 वर्षों तक दुर्ग नगर निगम क्षेत्र में पानी की व्यवस्था अच्छी हो जाएगी और किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। वार्ड में पानी जा रहा है और कुछ अभी तकनीकी प्रॉब्लम के कारण लो प्रेशर था। हालांकि 4 के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि वार्ड नंबर 4 दिनेश देवांगन जी उस वक्त पार्षद थे, MIC के अध्यक्ष अपना प्रभारी थे। उन्होंने वहाँ पर गिरधारी नगर टंकी बनना था। उस वक्त उन लोगों ने गिरधारी नगर टंकी को वहाँ पर बनने नहीं दिया और उसको अपने वार्ड को बघेरा की टंकी से जुड़वा दिया। बघेरा की टंकी से जुड़वाने के कारण वहाँ पर वार्ड नंबर 5, वार्ड नंबर 9 और वार्ड नंबर 6 इस तरफ के पूरे जितने वार्ड हैं उसमें पानी का प्रेशर या पानी नहीं जाता था। तब इन दिनेश देवांगन जी ने उस समय अपना तत्कालिक लाभ देखते हुए उसको बघेरा टंकी से जो अपने वार्ड को जुड़वा लिया। हमारी सरकार आई, हमने जगह चयनित की, वहाँ पर गिरधारी नगर में हमने टंकी बनाई। टंकी बनाने के बाद हमने जितने वहाँ के आसपास के जो वार्ड है वहाँ पे हम लोग पाइपलाइन बिछाकर वहाँ पर पानी सप्लाई की। आज दिनेश देवांगन जी ये कहते हैं कि उस अपना गिरधारी नगर टंकी से हमारी टंकी को जोड़ ले। उस वक्त वो तत्कालिक लाभ देखते हुए वहाँ के बघेरा टंकी से जुड़वा लिए थे अपने वार्ड की पाइपलाइनों को, और आज जो भी अपने वार्ड के लोगों को वो गुमराह कर रहे हैं,
न कि क्या बोलते, अगर इस स्थिति ये रहती तो वो अपने वार्ड के लोगों को थोड़ा सा इंतज़ार करने कहते और उस समय वो गिरधारी नगर की टंकी से उसको जोड़ लिया जाता। क्योंकि ये डीपीआर में नहीं है, इस कारण अभी उसको जोड़ नहीं पा रहे हम। जिस समय विजेंद्र पटेल जी ने वहाँ पर गिरधारी नगर में टंकी बनाने के लिए कहा था, उस वक्त तत्कालिक महापौर चंद्रिका चंद्राकर जी ने उस टंकी को वहाँ पर न बनाकर उस जगह को चयनित नहीं किया। उसके बाद जब हमारी सरकार, हमने उस टंकी को उसी जगह पर विजेंद्र पटेल जी के कहने पे और आसपास विजेंद्र भारद्वाज और राजेश यादव जी, इनके सब के कहने पे उस जगह पे हमने टंकी बनाई और टंकी बनाने के कारण आज उस क्षेत्र में पानी लबालब हो गया है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। 25 मई को झीरम घाटी में नक्सल हिंसा में हुए शहीदों की याद में दुर्ग के राजीव भवन और दुर्ग निगम में श्रद्धांजलि दिवस मनाया गया। इस अवसर पर राज्य में शांति की टापू बनाने शपथ दिलाई गई। राज्य शासन के द्वारा 25 मई 2013 को झीरम घाटी में नक्सल हिंसा में शहीदों की स्मृति में 25 मई को हर साल की तरह इस साल भी झीरम घाटी श्रद्धांजलि दिवस मनाए जाने का निर्णय लिया। इसी कड़ी में गुरुवार को दुर्ग के राजीव भवन में और दुर्ग पालिक निगम में विधायक अरुण महापौर धीरज बाकलीवाल, पिछड़ा वर्ग आयोग उपाध्यक्ष सहित अधिकारी कर्मचारियों ने शहीदों की स्मृति में 2 मिनट का मौन धारण कर राज्य में पुनः शांति का टापू बनाने हेतु शपथ दिलाई। साथ ही झीरम घाटी में नक्सल हिंसा में शिकार हुए जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ पदाधिकारी गण, सुरक्षा बलों के जवान एवं विगत वर्षों तथा वर्तमान में नक्सल हिंसा में शहीद सभी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। 2013 को झीरम घाटी में नक्सल हिंसा के शिकार हुए हमारे जनप्रतिनिधि राज्य व राष्ट्रीय स्तर के सम्मानित राजनेता थे, वरिष्ठ पदाधिकारी, सुरक्षा बलों के जवान विगत वर्षों तथा वर्तमान में नक्सल हिंसा में शहीद हुए अन्य सभी भाइयों बहनों के लिए हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हम छत्तीसगढ़ वासी अपने राज्य में अहिंसा व सहनशीलता की परंपरा में दृढ़ विश्वास रखते हैं तथा निष्ठापूर्वक शपथ लेते हैं कि हम सभी प्रकार के नक्सलवाद और हिंसा का डटकर विरोध करेंगे। हम छत्तीसगढ़ राज्य को पुनः शांति का टापू बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित रहेंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। ट्रैफिक विभाग को पोर्टेबल सिग्नल डिवाइस मिलने से पुलिस को ट्रैफिक कंट्रोल करने में होगी आसानी। यह सिग्नल डिवाइस सौर ऊर्जा सहित बिजली से भी चलेगी। वीवीआईपी ड्यूटी के दौरान जहां सिग्नल न होने पर इस सिग्नल डिवाइस को लगाकर ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकती है पुलिस हेडक्वार्टर रायपुर से मिला यह सिग्नल डिवाइस जिले को मिली यह पहली सिग्नल डिवाइस है। पुलिस मुख्यालय से एक नग पोर्टेबल ट्रैफिक सिग्नल प्राप्त हुआ है और ये सोलर बेस्ड भी है और इलेक्ट्रिक से दोनों से चल सकता है। जहाँ पे बिजली की व्यवस्था नहीं है वहाँ पे सोलर प्लेट से इसको चार्ज करके बैटरी ये लगा हुआ है इसमें, इसको चार्ज करके इसका उपयोग किया सकता है। और इसका उपयोग ऐसे स्थानों में जहाँ पे स्थायी रूप से सिग्नल लगाने की आवश्यकता नहीं है, जैसे कोई वीआईपी ड्यूटी हो गया, कोई मेला हो गया, कहीं पे ट्रैफिक को डाइवर्ट करना है या फिर रोड निर्माण हो रहा है या जुलूस निकल रहा है, तो ऐसे स्थानों में जब ट्रैफिक को डाइवर्ट करने की आवश्यकता है, कम समय के लिए हो गया, तो वहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल का उपयोग किया जाएगा। और इसके लगने से निश्चित रूप से जो ट्रैफिक के जवान लगते थे और जो ट्रैफिक सिग्नल लगेगा तो ट्रैफिक सिग्नल के माध्यम से ट्रैफिक को ऑपरेट कर सकेंगे। अभी ये पहला राज्य में पहली बार से खरीदी करके जिले को प्राप्त हुआ है, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में काफी फायदेमंद रहेगा। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहे ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। तब तक के लिए इतना ही। नमस्कार।